सतनाम जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ दो स्पेशल मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रेखा कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है, जय भीम, नमो बुद्धाय। कामिनी पुरेना जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और आज के खास प्रोग्राम और खास विषय को लेकर हम सब आज जुड़े हुए हैं। वैसे तो आज बहुत सारे मेहमानों को हम लोग आमंत्रित किए थे। भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस पूरे विश्व के लोग मना रहे हैं। और हम सब लोगों ने भी आज दिन भर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से व्यस्त रहे। कुछ लोग अभी भी व्यस्त हैं, जिसके कारण हमारे इस प्रोग्राम में ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाए। बुद्धिजीवी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित करने की कोशिश किया था। बहरहाल दो बुद्धिजीवी हमारे साथ महिला जुड़ी हुई है, रेखा जी और पूरे कामिनी पुरेना जी। तो आज की इस परिचर्चा को हम उनकी जीवनी को लेकर, उनके जीवन संघर्ष को लेकर, बाबा साहब की जो परोपकार है वो दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए और 85% मूल निवासियों के लिए, और 85% मूल निवासियों के अपितु पूरी मानवता के लिए, पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए उनका विचार रहा है, मानव कल्याण के लिए रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को एक जातिवादी दायरे में बांध करके रख दिया। उसी का कारण है कि आज आए दिन कभी कभी उनके संविधान की प्रतियों को जलाते हैं, कभी उनकी मूर्तियों को तोड़ी जाती हैं। लेकिन बाबा साहब की विचारधारा वो उनके रगों रगों में बसी हुई है और उस पूरे विश्व में उनको आज याद किया जा रहा है, उनके विचारों को याद किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में वॉइस ऑफ मानवता चैनल उनके जीवन को लेकर, उनके संघर्षों को लेकर, उनके कार्य प्रणाली को लेकर हम बुद्धिजीवियों से बात करने के लिए आज हम जुड़े हुए हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। मैं स्वागत करते हुए रेखा कौशिक जी के पास में रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी को, जयंती को किस नजरिए से देखते हैं और पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए बाबा साहब का योगदान कितना अमूल्य रहा है। क्योंकि आज जो भी है, जिनके भी बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, पढ़ने लिखने की भी जो बातें हैं, वो सारा श्रेय अगर देते हैं तो बाबा साहब को देते हैं। तो आज उन्हें हमें याद करते हुए उनके जीवन संघर्षों को हमें याद करने के बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो मैं रेखा जी से चाहूंगा कि वो आज बाबा साहब के विचारों को हमारे बीच में रखने की कोशिश करें। रेखा जी। जी, सतनाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पटल पर उपस्थित संत समाज और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी साथियों को मेरा सादर नमन। आज का विषय है बाबा भीमराव अंबेडकर का परिचर्चा है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय, भारत के संविधान निर्माता, भारत के पहले कानून मंत्री, पिछड़ी जातियों को समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए सफल संघर्ष करने वाले, महिलाओं के पक्षधर, भारत रत्न, भारत निर्माता, संविधान निर्माता, महामानव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर सत सत नमन करती हूँ और प्रदेश देशवासियों को, विश्व को लख लख बधाई देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ने कविता के माध्यम से 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। सबके सपनों को साकार किया, सबके सपनों को साकार किया, नए रूप और आकार दिया। करते हैं सत सत नमन, करते हैं सत सत नमन। हम उस महामानव को जीवन जीने का अधिकार दिया, जीवन जीने का अधिकार दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश इंदौर शहर के स्थित महू में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। इनके पिताजी महू में सूबेदार के पद पर सैनिक अधिकारी थे। वे अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। इनके जन्म के 3 साल बाद पिताजी का रिटायरमेंट हो गया। बाबा साहेब जन्म से महर जाति में आते थे और बचपन से आर्थिक और सामाजिक भेदभाव सहते और देखते हुए विषम परिस्थिति में ही उन्हें
पढ़ाई शुरू की थी और छोटी सी उम्र में उसकी माता जी की निधन हो गई थी। और एक बार घर परिवार में उसका मन नहीं लगता था और आगे चलकर उन्होंने इस घटना से उसको पूरी तरह वो परेशान होते थे, क्योंकि माता जी का भी साया सर से उड़ गया था और काफी स्कूल में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जब पढ़ाई करने के लिए स्कूल गए तो शिक्षक उसको बाहर में बिठाते थे और बहुत भेदभाव करते थे। जब शिक्षक सवाल पूछते थे तो तेज बुद्धि होने की वजह से उनको सारे सवाल के जवाब आते थे, लेकिन उनको पूछा नहीं जाता था। तो एक दिन टीचर से पूछे कि गुरुजी मुझे सभी सवालों के जवाब आते हैं, तो आप मुझसे पूछते क्यों नहीं? तो गुरुजी ने डांटते हुए कहा कि तुम चुपचाप बैठकर सुनो, तुम इस लायक भी नहीं हो कि यहाँ बैठकर पढ़ाई करो। इतना भेदभाव होता था। तो बाबा साहेब बहुत परेशान हुए और इस बात को अपने पिताजी के सामने आके उस व्यवस्था के बारे में बताए। तो इसके पिताजी ने कहा कि जिस व्यवस्था से तुम परेशान हो रहे हो, इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है और मुझे विश्वास है कि तुम बदल सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। तो उसी दिन बाबा साहब ने संकल्प लिया कि मेरे साथ कितना भी भेदभाव क्यों न हो, पढ़ाई जरूर पूरी करूंगा और एक दिन इस सिस्टम में बदलाव लाऊंगा। क्योंकि उस समय पानी पीने का अधिकार नहीं था और चपरासी रहता था तो ही पानी पीने को मिलता था, हाथ से ऊपर से गिरा के पानी पिलाया जाता था और बहुत भेदभाव होता था। बच्चों के साथ छोटी सी उम्र थी लेकिन खेल कूद नहीं पाते थे, तो इतना व्यवहार उनके साथ गलत व्यवहार होता था। लेकिन विषम परिस्थिति ने बाबा जी ने डिगा नहीं। और अभी इसी कड़ी में जैसे आज के समय में कैसे देखते हैं, तो उसी संदर्भ में कहना चाहूंगी मेरे रचना के माध्यम से, क्योंकि मटका कांड अभी 2022 में हुआ था और तो उसके ऊपर समानता का अधिकार ऐसे करके मैं रचना लिखी हूँ और उसी के माध्यम से कुछ पंक्ति मैं सुनाना चाहती हूँ। ओ माँ मेरी भारत भूमि, ओ माँ मेरी भारत भूमि, क्यों समानता का अधिकार नहीं? आजादी के 75वें साल में इस देश का क्या हाल है? आजादी का अमृत महोत्सव मनाते बच्चे पानी एक बूंद को तरसते। हमें आज भी पानी की कीमत जान गंवाकर चुकानी पड़ती है। क्या बीत रही होगी उस माँ पर, क्या बीत रही होगी उस माँ पर जिसका दामन सूना हो गया। नस्तर बन चुभ रहे दिल में, आंखों से नीर बह रहे हैं। क्या कसूर इस माँ के लाल का जो जान के लाले पड़ गए। विद्यालय जैसे पवित्र स्थल को तुमने कलंकित कर दे। खुद को ऊंचा जाति का बताते हो, खुद को ऊंचा जाति का बताते हो, कर्म से नीचे गिर गए। कुछ बूंद पानी के खातिर शिक्षक से हत्यारा बन गए, शिक्षक से हत्यारा बन गए। जातिवाद का जहर मस्तिष्क में इस कदर क्यों हावी है। इंसान को पशु से बदतर समझना यही सोच मनवादी है, यही सोच मनवादी है। मासूम पर बर्बरता करते हुए, मासूम पर बर्बरता करते हुए क्यों नहीं आई तुमको लाज। जिंदगी छीन ली तुमने उसकी, ऐसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्रवाद। कहाँ है आजादी, कहाँ है अमृत, कहाँ है आजादी, कहाँ है अमृत जिसका महोत्सव मना रहे हो। बेबस और लाचार जनता का सिर्फ मखौल बना रहे हो। आजादी के 75 साल बाद भी, आजादी के 75 साल बाद भी क्यों नहीं बदला हिंदुस्तान। जाति जहन से जाति क्यों नहीं, जाति जहन से जाति क्यों नहीं। कब मिलेगा समानता का अधिकार, कब मिलेगा समानता का अधिकार। क्योंकि उस समय ये कांड हुआ था, मटका कांड, पानी पीने पर हत्या कर दी गई थी बच्चे की। तो बाबा साहब जिस टाइम जन्म हुआ उस टाइम भी पानी पीने पर पाबंदी थी और छुआछूत की भेदभाव बहुत होता था। तो आज उस स्थिति में कितना बदलाव हुआ है, जबको हमें संविधान में राइट्स मिले हैं, हमको अधिकार मिला हुआ है, तो परिवर्तन हुआ है। लेकिन अभी जितना परिवर्तन होना है
उतना नहीं हो पाया है। आगे बोलना चाहूंगी कि बाबा साहेब 1908 में उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज प्रवेश किया और उस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वो पहले दलित बच्चे थे। 1913 में एमए करने के लिए अमेरिका चले गए। बड़ौदा शासक गायकवाड़ सयाजी राव तृतीय ने मासिक वजीफा देकर अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए भेजा। 1921 में लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्हें एमए की डिग्री मिली। 1925 में बाबा साहेब को बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति ने साइमन आयोग के काम करने के लिए नियुक्त किया। इस आयोग का विरोध पूरे भारत में किया गया। सन 1918 में ये मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीति अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। वे छात्रों के साथ तो सफल रहे, लेकिन अन्य प्रोफेसर उनके साथ पानी के बर्तन साझा करने का विरोध किए। उनके साथ आजीवन छुआछूत का व्यवहार होते रहा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव लड़ाई के दौरान मारे गए महार सैनिकों के सम्मान में बाबा साहेब ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक एक सम्मान आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय के सैनिकों के नाम संगमरमर में एक शिलालेख खुदवाया तथा कोरेगांव में दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनवाया। बाबा साहेब ने 20 मार्च 1927 को छुआछूत के विरुद्ध व्यापक सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया। सार्वजनिक आंदोलन कर चौदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। जहां जानवरों को या किसी अन्य समाज को पानी पीने की मनाही नहीं थी, लेकिन एससी कैटेगरी के लोगों को शुद्ध को पानी पीने के लिए मनाही थी और इस सत्याग्रह का सवर्णों ने फिर घोर विरोध किया था। बाबा साहेब ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में आवाज उठाने के लिए बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता आदि पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिकाएं निकाले शुरू की। अर्थात वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन और जर्मनी जाकर वहां पर एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। डीएससी की पढ़ाई उन्होंने 2 साल 3 महीने में पास कर लिए और डिलीट की मानद उपाधियों से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डीएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया। बाबा साहेब वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए, क्योंकि उसके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डीलिट आदि कुल 26 उपाधियां उनके साथ जुड़ी हुई थी। बाबा साहेब ने साबित किया कि लगन और मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कामयाब होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। 27 साल उन्होंने अपने जीवन के 27 साल सिर्फ पढ़ाई में लगाया। डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमी बाबा साहेब के बाद आज तक कोई नहीं कर पाया। पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि मिली। दुनिया के 6 महान विद्वानों में बाबा साहब एक थे। बाबा साहेब ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और लड़ना है तो शिक्षा के बल पर लड़ना है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे कहना चाहूंगी कि उन्होंने संविधान की जो लिखने का वो शुरुआत किया, वो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के अस्तित्व आई और उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिन्होंने बाबा साहेब ने जो स्वीकार किया। 19 अगस्त 1947 को डॉक्टर साहब को संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2 साल 11 महीना और 18 दिन में बाबा साहब ने संविधान लिख दिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाया गया। इस तरह संसार में श्रेष्ठ भारत का संविधान लिखा गया। ये काम पूरा करने के बाद डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, यह लचीला है
पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सकते हैं। वास्तव में मैं यह कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ भी गलत हुआ, इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का प्रावधान है। इसके लिए दबे कुचले शोषित के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। मजदूर वर्ग को 12 से 14 घंटों तक काम लिया जाता था। उनके प्रयासों से प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का नियम पारित हुआ। उनके प्रयासों से मजदूरों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मुआवजा आदि में सुधार हुआ। और महिलाओं के लिए उन्होंने तो विशिष्ट कार्य किए हैं। वो बाबा साहब सोचते थे कि मैं किसी समाज की तरक्की में इस बात से देखता हूँ कि वह महिलाओं की कितनी तरक्की है। महिलाओं के उत्थान के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गंभीर थे। वे चाहते थे कि नारी सशक्तिकरण के लिए ऐसा काम किया जाए जो उन्हें समानता का अधिकार दे। संविधान को उन्होंने विशेष रखा महिलाओं के लिए, जिससे आज महिलाएं ऊंचे पद पर आसीन हैं और अंतरिक्ष तक भी जा पहुंची हैं। 20वीं शताब्दी में बाबा साहब पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी पृथ्वी सत्ता को चुनौती दी। जबकि महिलाओं के भलाई के लिए उन्होंने इतना काम किया है, लेकिन उसको नारीवाद का चेहरा उसमें दिखाई नहीं देता। उसको दलितों के नेता और संविधान निर्माता के तक सीमित कर दिया गया है, क्योंकि पुरुषों के शिक्षा के साथ महिलाओं की शिक्षा को बाबा साहेब जरूरी मानते थे। एक पिता का सबसे पहला काम अपने घर में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित न रखने के संबंध में ही होना चाहिए। शादी के बाद महिलाएं खुद को गुलाम की तरह महसूस करती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निरक्षरता है। यदि महिलाएं भी शिक्षित हो जाएं तो भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की परंपरा को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी के लिए खूब प्रयास किए। आज कामकाजी महिलाएं 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। इसकी शुरुआत बाबा साहब ने की। 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी लीव फैसिलिटी के लिए बिल पास किया। भारतीय नारी को पुरुषों के मुकाबले बराबरी का अधिकार दिए। आर्टिकल 14 से लेकर 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का प्रावधान प्रस्ताव पारित किया गया। किसी भी महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जा सकता है। रेखा जी, मैं हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर खरे जी जांजगीर चांपा से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर खरे जी। लगता है उनके यहाँ लाइट गोल है, जो भी है। और हमारे साथ में संतोष साहू जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग स्क्रीन पे आ जाए और बहुत जल्दी आप लोगों का अवसर मिलेगा आप लोगों से बात करने का। और मैं रेखा जी से चाहूंगा कि थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखें, फिर से दोबारा आपको अवसर दिया जाएगा। महिलाओं के खरीद फरोख्त और शोषण के विरुद्ध कानून का प्रावधान किए। जब बाबा साहेब को संविधान लिखने का मौका मिला तो वो महिलाओं को भी समान मताधिकार दिए। 18 साल की उम्र में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार 1971 में मिला। बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल का शुरुआत किया, जिसमें हिंदुओं को बहु विवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान विधिवत सम्मत हो। महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार तथा पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार, और हिंदू समाज को पहले पुरुष की ही तलाक दे सकते हैं। आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकीकृत
मजबूत करना। तो बाबा साहेब का मानना था प्रजातंत्र जब आएगा तो महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेगा। लेकिन हिंदू कोड बिल को पास नहीं किया गया और 7 सितंबर 1951 को बाबा साहेब मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। बाद में 1955-56 में हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के रूप में अलग अलग रूप से पास किया। बाबा साहेब ने महिलाओं को संपत्ति, तलाक और गोद देने का अधिकार दिलाया। और आगे हमारे बहुत सारे वक्ता और हैं, तो मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। शुक्रिया रेखा जी, हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर वरिष्ठ वैज्ञानिक जांजगीर चांपा से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं? सब बढ़िया है, प्रोग्राम लाइव है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आज की खास विशेष चर्चा जो चल रही है उस पर अपनी बात रखें। जी जी, आप सभी को सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। जय श्री। आप सबसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। और आज अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आज बैकुंठपुर कोरिया जिले में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती कार्यक्रम में था। और विशेषकर मैं वहां पे, चूंकि आज हम विश्व ज्ञान दिवस के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हम मनाते हैं, तो मैं आज उन बच्चों को जो कम से कम पढ़े लिखे हैं उनको हम कैसे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, इस संबंध में आज मैंने पूरे समाज को संबोधित किया। और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला यहाँ कि सभी ने अपना डॉक्यूमेंट भेजने की बात कही है। और सभी विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जो प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम है, जिसमें रोजगार के पूर्ण जो है मिलने की संभावना है, निश्चित संभावना है। तो इसके संदर्भ में चूंकि आज बाबा साहब के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। और अभी मैडम ने तो सारगर्भित सारी बातें कह दी है। तो मैं आप सभी महानुभाव जो हमसे जुड़े हुए हैं, चूंकि उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए और हमारे महानुभाव हैं, तो मैं आपको कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि हम बाबा साहब के जन्म जयंती को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आप सभी से मैं ये गुजारिश करूंगा, अनुमति चाहूंगा कि आज हम कुछ ज्ञान की बातें करें, जो आप सभी जो है हमारे समाज के दशा और दिशा और निर्देश भी दे सकें। तो इसी के संदर्भ में आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि हमारा जो समाज है वो एक किसान समुदाय है, फार्मर फैमिली है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमारा जो जीवन, दिनचर्या, रहन सहन, खान पान, सारा चीज जो है हमारे इसी जो फसल जो उत्पादन होता है उसी पर डिपेंड करता है। जहां तक नौकरी और रोजगार पेशे वाले की बात है, तो केवल 3.72% लोग आज के डेट में सर्विस में सेक्टर में काम कर रहे हैं, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में है या तो फिर अदर दिन वो फार्मर है हमारे। तो ऐसी परिस्थिति। हेलो, आपको सभी को आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। तो मैं यही मैं बता रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियों में हमारे समाज को यदि हमको विकसित करना है तो हमको नीचे तबके से शुरू करना होगा। अब नीचे तबके की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा बात आना चाहिए कि वो बच्चे जो कम से कम 5वीं क्लास में यदि पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हों, तो यदि पढ़ रहे हैं ऐसे बच्चों को, तो जब तक हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लगातार अभी जो जारी है और उसके विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान किए हुए हैं बाबा साहब ने, जो हमारे SC ST और OBC जो मूल निवासी है हमारे अपने वर्ग के लिए, तो उन प्रावधानों को हमको आत्मसात करते हुए हमें हमारे बच्चों को सबसे पहले, या तो यदि हम सर्विस पेशा से जुड़े हुए लोग हैं तो हमारे अपने बच्चे हम कोशिश करें कि केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में हम उनको शिक्षित करें, पहला महत्वपूर्ण बात। दूसरा, यदि केंद्रीय विद्यालय में वो भी बच्चे जा सकते हैं जिनके बच्चे जो है प्रावधान उसमें भी है
जो सर्विस में नहीं है या जिस क्षेत्र में खोला गया है उस क्षेत्र के 5 से 10%, चाहे वो किसान हो या जो भी फैमिली वर्ग से SC ST OBC से आते हैं, उनसे भरने का नियम है। लेकिन इस नियम से लोग आज भी हमारा समाज जो है अनभिज्ञ है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं यदि हमारे समाज को हम सुदृढ़ करने की जब हम बात करते हैं तो हमें होना ये चाहिए कि उन बच्चों को सबसे पहले जो हमारे समाज के भविष्य हैं, आने वाले जो भविष्य हैं, तो उनको हमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और प्रयास विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, सैन्य विद्यालय और अभी जो आत्मानंद स्कूल जो छत्तीसगढ़ शासन की जो चल रही है, ऐसे में और शिक्षा का जो अधिकार है इसके तहत भी हमारे अपने बच्चों फॉर्म भर सकें। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना इनको भी आता नहीं है, तो यदि हमको आता है, यदि हम शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, सर्विस पे है, सक्षम है, तो ऐसे बच्चों को हमको उसमें जोड़ने की आवश्यकता है। और ये मैं सतत प्रयास मैं कर रहा हूँ लगातार। तो अभी भी हम लोग लगभग 150 बच्चों को इन विभिन्न 5-6 स्कूलों के बारे में जो बताया उसमें मैंने बच्चों को ऑनलाइन मैंने फॉर्म भरवाया है और हर साल मैं प्रयास करता हूं कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस बार भी मैंने भरवाया हुआ है। अब ये तो हो गई 5वीं स्तर की बात। 5वीं के बाद जब 8वीं स्तर में जब जाते हैं बच्चे या इसमें क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं 5वीं के बाद, तो उनको 8वीं में भी यही स्तर मिलता है। तो उनको केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, प्रयास विद्यालय, आत्मानंद और सैनिक स्कूल, ऐसे क्षेत्रों में भी हमारे इन बच्चों को पार्टिसिपेशन देने की आवश्यकता है। और ताकि वहां, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या? जी डॉक्टर साहब, मैं हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं जो खास मेहमान है, एडवोकेट संतोष साहू साहब। एडवोकेट संतोष साहू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास प्रोग्राम में। जी जी धन्यवाद। जी, मैं चंद्रशेखर साहब हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास फिर से मिलेंगे। मैं संतोष साहू जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि बाबा साहब की जयंती हम पर विश्व स्तर पर मना रहे हैं। और चूंकि आप एजुकेशन की बात की है और बाबा साहब ने भी शिक्षा को सर्वोपरि रखा है, इस विषय पर हम और से सेशन रखेंगे। चूंकि आज उनकी जयंती के अवसर पर हमें उनके बाबा साहब के विचारों पर भी थोड़ी विस्तार से प्रकाश डालना है। इसलिए मैं संतोष साहू जी हमारे OBC समाज से हैं, तो मैं उनकी प्रतिक्रिया लेना जल्दी समझता हूँ। संतोष साहू साहब, बाबा साहब की जयंती के अवसर पर जैसा कि अभी रेखा जी ने और चंद्रशेखर जी ने अपनी बातें रखी है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक OBC समाज से है और एडवोकेट भी हैं, तो बाबा साहब के विधि विधान को, संविधान को ज्यादा अच्छे से समझते हैं आप और उनकी काफी ज्ञान रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया इस अवसर पर अपनी दें। वैसा मानवता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से आज महामानव, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं भारतीयों को और दुनिया के लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही साथ बैसाखी का भी आज उत्सव है, इसका भी मैं दुनिया और भारत के लोगों को बधाई देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि आज महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरे विश्व के लोग बड़े उल्लास और उमंग के साथ मना रहे हैं। इस विषय पे मैं कहना चाहता हूं कि हम भारतीयों को बाबा साहब के ऊपर बहुत गर्व है कि बाबा साहब जैसे युग पुरुष भारत में जन्म लिए और भारत को दुनिया के सामने, भारत का जो सामाजिक विकृति था, जिस विकृति पे बाबा साहब संघर्ष किए, संघर्ष कर भारतीय समाज को उन्होंने बहुत सारे बुराइयों से बचाए नहीं बल्कि आधुनिक भारत के वो शिल्पकार हैं। बाबा साहब के बारे में जयंती के माध्यम से उनके किए कार्यों को समाज का हर एक आदमी समझ पाए। उनका जो जीवन संघर्ष है, जैसे कि बहन जी ने बताया है पूरे विस्तार से, बाबा साहब के किए कार्यों को सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक के रूप में विश्व के 196 देशों में अगर कोई एक इंसान है तो भारत का वो वीर सपूत है जिसके ऊपर हमें गर्व है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर हम सब लोग बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। और मैं
ओबीसी का आदमी हूँ। मुझे भी बाबा साहब के बारे में बहुत बाद में पता चला, बहुत सारी बातें, तो मुझे भी ये समझ में आया कि हम बहुत सारा डिग्री और ऐसे पढ़ाई किए, पर बाबा साहब को हम समझ नहीं पाए थे। बहुत बाद में हमें जानकारी मिली, तब मुझे समझ में आया कि भारत में बाबा साहब को जाने बिना भारत का वास्तविक परिस्थिति को जानना। तो साहू जी आपकी आवाज म्यूट हो गई है, म्यूट बाबा साहब बोले। की जयंती है, तो बाबा साहब की जयंती के अवसर पर भारत के संविधान के ऊपर भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। बाबा साहब भारत में जो सबसे बड़ा उपकार किए, एक तो है विभिन्न जाति उपजाति में बिखरे हजारों हजार जाति उपजाति को वो सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और जैसे अनुसूचित जाति का जो अछूतपन है, इन बातों को ध्यान में रख के हजारों जाति उपजाति को भारत के भूमि पर एक पहचान देने में वो कामयाब हो गए। अनुसूचित जनजाति जो जंगलों में हजारों जाति, 801 जातियां, हर जाति के अनेक उपजातियां हैं, उन सबको पूरे भारत में एक पहचान दिलाने में कामयाब हो गए। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग जो 3743 जाति मंडल कमीशन के माध्यम से जानकारी आया, और हर जाति के अनेक उपजाति, ऐसे बिखरे हुए लोगों को बाबा साहब का बहुत बड़ा ये उपकार है कि हम लोगों को भारतीय संवैधानिक पहचान उन्होंने दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग, हम उनके इस उपकार के ऋणी हैं। बाबा साहब बिखरे समाज को जोड़े हैं। आज उनका जन्म जयंती है। बाबा साहब के ऊपर आप देखते हैं तरह तरह का एलिगेशन, आरोप लगाया जाता है कि जातिवाद को बढ़ाए क्या, कि ऐसे तमाम लोगों को मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वास्तविक जीवन को आप पढ़ें, उनके लिखे किताबों को पढ़ें, उनके संघर्ष को पढ़ें। उस समय की सामाजिक परिस्थितियां कितनी विकराल थी, कितनी विभत्स था, उस परिस्थिति में भी वो एक कदम इधर से उधर नहीं डिगे। वो सच्चे अर्थों में भारत के सपूत हैं। उनका इतने विषम परिस्थिति के बावजूद भी वो भारत की गरिमा को जरा सा लेस मात्र भी कभी ठेस नहीं पहुंचाए। दुनिया में भारत का पक्ष हो रखे और भारत का मान बढ़ाए। तो मैं आज उनके जयंती के अवसर पर जो लोग बाबा साहब को अनजाने में उनके मूर्तियों से छेड़छाड़ करते हैं, उनके नाम के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं, उनके कहीं चश्मा तोड़ दिए जाते हैं, जो ऐसे विद्वेषी स्वभाव के चंद लोग हैं, उन लोगों को भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है। आप पूरे भारत के लोग, दुनिया बाबा साहब को सलाम कर रहा है। बाबा साहब के किए कार्यों पे विश्व के देश चलने को तैयार हैं। अमेरिका जैसे देशों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन दरवाजे पे बाबा साहब को मेन सेंट्रल हॉल में जगह दिया गया है। ऐसे युग पुरुष को, भारत के लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर जानने की, समझने की, बाबा साहब के लिखे किताबों को पढ़ने की जरूरत है, और लोग जरूर ऐसा करेंगे। और भारतीय संविधान आज भारत के समस्त कानूनों का स्रोत भारत का संविधान है। आज भारत का जो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अधीन जितने भी व्यवस्थाएं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, चाहे संसद के दोनों सदन हो, चाहे राज्यों के सरकारें हो, या पंचायत राज अधिनियम हो, या मौलिक अधिकार हो, या भारत में अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी या धार्मिक अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार का मामला हो, यहाँ तक कि बाबा साहब ने सवर्णों को भी, उनकी महिलाओं के ऊपर जो बंदिशें लगी थी, उनको लेकर जो जितना उन्होंने कार्य किया है वो किसी से छुपा नहीं है। इतना बड़ा उपकार उन्होंने भारतीय समाज पे किया है। मैं उनके जयंती के अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं, और आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आपने सारगर्भित विचारों के साथ में बाबा साहब को याद किया है। उनके जयंती के अवसर में शुक्रिया, हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बहुत देर से एक लेखिका और साहित्यकार है कामिनी पुरैना जी, और बहुत देर से सभी वक्ताओं की बातों को सुन रही हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि बाबा साहब की जयंती के अवसर पर अपने
रचनाओं के माध्यम से, चाहे अपनी लेखन के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को अपने आज की इस पटल पर रखने की बात रखें। कामनी पुरैना जी। जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। हमारे मसीहा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहती हूँ 2 लाइन सर। कोई कर न पाया ऐसा कर दिया काम, कोई कर न पाया ऐसा कर दिया काम, इतिहास के पन्नों पर लिख दिया अपना नाम। कोई कर न पाया ऐसा कर दिया काम, इतिहास के पन्नों पर लिख दिया अपना नाम। ऐसे शिक्षाविद संविधान निर्माता, ऐसे शिक्षाविद संविधान निर्माता युग पुरुष को करते हैं बारंबार प्रणाम। ऐसे शिक्षाविद संविधान निर्माता युग पुरुष को करते हैं बारंबार प्रणाम। कितनों भी कहूं ए बाबा साहब अंबेडकर आपके विषय में, कितनों भी कहूं बाबा साहब अंबेडकर आपके विषय में, शब्द बहुत कम है। कितनों भी कहूं बाबा साहब अंबेडकर आपके विषय में, शब्द बहुत कम है। तेरे पढ़ने लिखने का अधिकार देने के बदौलत आज खड़े हम हैं। तेरे पढ़ने लिखने के अधिकार देने के बदौलत आज खड़े यहाँ हम हैं। धन दौलत मान सम्मान सभी कुछ है हमारे पास, धन दौलत मान सम्मान सभी कुछ है हमारे पास, पर आपके बगैर आज भी हम सबकी आंखें नम हैं, पर आपके बगैर आज भी हम सबकी आंखें नम हैं। मैं केशव दिव्य जी के रचना के अनुसार भी कहना चाहूंगी कि कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास को बनाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास को बनाने वाले बाबा भीम थे। यह सहज है कि मानव जीवन संघर्षों का जीवन होता है, सुख के बाद दुख का होना सहज है। पर कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिनका पूरा जीवन संघर्षों से बीत जाता है। जिस प्रकार आप में तप कर, जिस प्रकार आग में तप कर सोना श्रृंगार आकार और चमक में आ जाता है, ऐसे ही बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन में संघर्षों से उनकी जिंदगी संसार के लिए आदर्श बन गई। वे अपने जीवन का एक पल भी बर्बाद नहीं किए, चिंतन मनन से सागर में सदैव गोता लगाते रहे। उनका जीवन सदैव अध्ययन और समाज सेवा में गुजरा। हिंदू धर्म के असंगत व्यवहार, कटुता एवं मानव के साथ अस्पृश्यता भावना करैत डस कर काट रहा था, परंतु उनका धैर्य, ज्ञान, संघर्ष तथा शब्द शोध को संजीवनी के घूंट पीते रहे। चूंकि वे जीवन के हर मोड़ के काफी अनुभवी थे, मानव समाज में सभी रंगों के पारखी थे, वे मानवता के एक सफल चित्रकार थे। नदी अपने मार्ग में दोनों तटों, तूफानों, मोड़ों से टकराते हुए अंततः समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन सरिता के प्रवाह में प्रचारित होते हुए देश, समाज और मानव को अटूट सेवा भावना से अमर कृति भारतीय संविधान की रचना कर निश्चय ही मन को कीर्ति स्थापित किए। दादा मालो राव जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंबेडकर गांव के निवासी थे, इसी गांव के नाम पर अपने सरनेम अंबेडकर रखा। मेरे विद्वान ज्ञानी महान चिंतक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म, भीमराव रामजी राव का अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1892 ईस्वी को इंदौर के महू छावनी में हुआ। इनके पिता का नाम रामजी राव एवं माता जी का नाम भीमाबाई था। इनके पिता श्री विद्या प्रेमी तथा धार्मिक पुरुष थे। जीजाबाई इनकी सौतेली माँ थी। माता जी के नाम से भीमराव अंबेडकर का नाम पड़ा। अंबेडकर साहब 14वीं संतान थे, सबसे छोटे थे। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी राव अंबेडकर था। बचपन किलकारी और कुटुंब फुलवारी से गुजरा। अंबेडकर जी गौड़ वर्ण
गौरवर्ण, लंबा तगड़ा, विशाल भाल एवं वक्ष, बड़ी बड़ी आंखें, ब्रह्मचर्य जैसा तेज, दिव्य ज्ञान, सुंदर एवं मुखमंडल, ज्ञान गंभीर मुद्रा, सभी अच्छी बातें आकर्षक थी। वे बचपन से ही हिंदू संस्कृति परंपराओं के प्रति नाखुश थे। अत्यंत अध्ययन काल के अस्पृश्यता को खुजली झेल रहे थे। इस संस्कृतियों ने मानवता समानता पर आघात होता था, अतः उनके मन में ग्लानि थी। कहा गया है कि कायरता जिस चेहरे पर श्रृंगार करती है, कायरता जिस चेहरे पर श्रृंगार करती है उस पर मक्खियां बैठने से इनकार करती है। कायरता जिस चेहरे पर श्रृंगार करती है उस पर मक्खियां बैठने से इनकार करती है। क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। बचपन की चंचलता में माता पिता एवं कुलजन के प्यारे सलोने भीम के माता पिता की इच्छा थी कि मेरा लाडला बड़ा होकर बड़ा ही बने, और बड़ा ही हुआ। बाबा साहब संपूर्ण जीवन का पारायण करने पर भी उनकी मार्मिकता हम स्नेहिल एवं करुणा भाव से निसंदेह ही डूब जाते हैं। उनकी चिंतनशीलता, अध्ययन परायण एवं शब्दानुरागी होने के कारण आज भी पूरे विश्व में उसके अधिक डिग्री प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। आज यहाँ हम खड़े हैं बाबा जी के बदौलत है, अन्यथा मनुवादियों ने तो हिंदू संस्कृति चक्की के पीसते हम लोग पीसते रहते। बाबा साहब बहुदर्शी युग पुरुष थे। उनकी सोच ज्ञान आदर्श व्यवहार में उन्हें बहुत महात्माओं के बोधि सत्व कहा। महाराष्ट्र ने उन्हें पावर धरा, धन्य हो गई, ऐसे धरे हो गए महान पुरुष अवतार थे। भारत की क्या आज पूरा विश्व। कामिनी जी की आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रही कामिनी जी। ठीक से नहीं आ रही? जी सर। हाँ, थोड़ी आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी आवाज आप ठीक कर लें। मैं आज की इस परिचर्चा को हमारा समय भी नजदीक आ चुका है और आज बाबा साहब के ज्ञानवाणी को चर्चा करने पर समय का पता ही नहीं चला, तो मैं आज संक्षेप में फिर से चंद्रशेखर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी पुनः आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही क्लियर? जी चंद्रशेखर जी, मेरी भी थोड़ी नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। मैं ये जी हाँ, तो मैं आज की इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 132वें जन्म जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को पुनः बधाई देता हूं और वॉइस ऑफ मानवता की पूरा टीवी चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। जैसे कि मेरा विषय चल रहा था शिक्षा पे आधारित जो है, तो ये केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, प्रयास विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय है, या तो फिर आत्मानंद विद्यालय की जो बात करते हैं, जो भी विद्यालय बने हैं ये सभी तो सब बाबा साहब के ही देन है। बाबा साहब ने जो संवैधानिक प्रावधान किए हैं उसी के तहत तो विद्यालय महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, संविधान के तहत ही किया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो। तो मेरा यही कहना था आज के इस विशेष कार्यक्रम में कि हमारे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन जैसे पॉलिटेक्निक है, इन सभी उनके बहुत सारे जो फील्ड है, स्टेनोग्राफर है, तो ऐसे जहां पे हमारे जो बच्चे व्यवसायिक दृष्टिकोण से सक्षम बन सकते हैं, जो मीडियम लेवल के हैं, 10वीं 12वीं पास हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। आपको सभी को सर्वविदित है कि हमारा जो समाज है अभी भी नशीला पान या दो भी चीजों से कारण से वो पिछड़ता जा रहा है, जबकि आज 21वीं शताब्दी में इतना बड़े मोबाइल टेक्नोलॉजी अपने हाथ में है तो उसका वो सही सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, मैं कृषि क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में सभी आप और हम सभी जुड़े हैं। कृषि उत्पाद, बिना कृषि उत्पाद के तो आप खाए बिना, अन्न खाए बिना कोई जी नहीं सकता, और अन्न तो भाई हर चीजें लैब में उत्पादन नहीं की जा सकती, वो तो आपको मिट्टी में ही उत्पादित की जाएगी। तो ऐसे चीजों में हम किसानों के लिए बहुत सारे एप्स का हमने आविष्कार किया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसको अपनाना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। जैसे कि धान के उत्पादन करता है तो क्या कीड़ा क्या बीमारी लग रहा है, या तो फिर कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए राइस IFC हमने आविष्कार किया है। दूसरा जो है क्रॉप डॉक्टर का हमने आविष्कार किया, इसमें धान, गेहूं, मूंग, मटर, चना, कोदो, कुटकी, रागी, कितना खाद, कितना पानी और कितना जो है क्या बीमारी क्या कीट लग रहा है, उसका लक्षण क्या है, उसका बचाव क्या है,
और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण किया जा सकता है, सारे चीज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिसूचित जो दवाइयां उनकी सारी सूची दी गई है। हम क्योंकि आज ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये भी ज्ञान की बात करना बहुत जरूरी है। यदि कुछ जो है कीटनाशी दवाई दुकान वाले हमारे किसान भाइयों को शोषित करते हैं या अनभिज्ञता के कारण गलत दवाइयां दे देते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों का नुकसान तो हमारे किसान भाइयों का होता है। उन्होंने इतना मेहनत किया, फसल की बुआई किया, निंदाई किया, दवाई डाला, छिड़काव किया, लेबर खर्च किए, और अंत में उसको यदि कुछ मिलता नहीं है तो समाज कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। यदि ये ज्ञान की बात यदि हम नहीं करेंगे, इसको हम नहीं अपनाएंगे और इसका प्रचार प्रसार हम नहीं करेंगे, तो हमारा समाज तो पूरा किसान समाज है, कैसे वो सक्षम बनने की हम बात कर सकते हैं। तो मैं आज की इस कार्यक्रम में अपील करूंगा कि ऐसे जो मैंने ऐप बताए हैं उसका हमारे किसान भाई उसको उपयोग भी करें, और साथ ही साथ और बहुत सारे जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जिसने बाबा साहब के प्रावधान के तहत, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि समय अभी कम है, और चूंकि आज मैं विशेष टॉपिक यही मैंने लिया है, बाबा साहब के जीवनी पे तो सभी बात करते हैं, लेकिन जब हम विश्व ज्ञान दिवस की हम बात करते हैं तो बाबा साहब के द्वारा जो ज्ञान हमें दिया गया है, जो हमको समाज को बांटने की आवश्यकता है, इसलिए मैं ये बात मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसके शॉर्ट फॉर्म में सीपेट कहा जाता है, ये भारत सरकार की ऐसी संस्था है जो बाबा साहब के संविधान बनाने के प्रावधान के तहत पेट्रो रसायन जो विभाग है, मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये विभाग काम करता है। और इसमें हमारे जो SC ST के बच्चे हैं उनको बाबा साहब की कृपा से 6 महीना तक निःशुल्क उनको रहना, खाना और आवास और ट्रेनिंग, पूरा प्रशिक्षण फ्री रहता है। और इसके साथ साथ बाबा साहब के प्रावधान के तहत ही उनको जैसे वो पाठ्यक्रम का समय अवधि कंप्लीट होता है, उनको 15 से 20 हजार का उनको जॉब प्लेसमेंट दिया जाता है। तो ये सब बाबा साहब की कृपा है, ताकि हमारे जो निम्न या श्रेणी के जो बच्चे हैं या किसी कारणवश ज्यादा पढ़ नहीं पाते या महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसी परिस्थिति में उनको इसमें जोड़ने की निरंतर आवश्यकता है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम जो है उनको खाने का व्यवस्था हो जाता है, वहां खाए पिए, सीखे, समझे और कुछ जो कौशल विकास है उससे जुड़े। यही आपके आज के इस कार्यक्रम में मैं अपील करता हूं कि हमको तकनीकी शिक्षा से हमारे बच्चों को जोड़ना होगा। मैं बहुत प्रयास किया हूं, अभी तक 20 साल से मैंने सीपेट में जुड़ा हुआ है, और अभी तक मैं अपने इस पर्सनल मेहनत, इसमें आप जानते हैं जगदीश भाई साहब भी अभी जुड़े हैं, उनके क्षेत्र के 4 बच्चे शामिल हुए हैं। तो मैं ऐसे करके लगभग इन 20 सालों में 5400 बच्चे आज जो 10,000 से स्टार्ट किए थे अपना करियर, और 50,000 के पे स्केल तक पहुंच चुके हैं। साथियों, आज को इस कार्यक्रम में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि उनको तकनीकी शिक्षा जब तक समाज शैक्षणिक रूप से और कौशल रूप से और ये इसमें सक्षम नहीं होगा, तब तक समाज जो है, आप कितना भी आप ज्ञान दें, कितना भी आप जयंतियां मना लीजिए, कितना भी आप बाबा साहब के जो है आदमकद मूर्तियां स्थापित कर लीजिए, लेकिन उनके ज्ञान को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, उनके दिशा निर्देशों को जब तक आप पालन नहीं करेंगे, आप खुद सक्षम ही नहीं बनेंगे, तो समाज को सक्षम बनाने की बात कैसे करेंगे। आज का मेरा गुजारिश है कि समाज को सक्षम बनाने के लिए बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर साहब, आज के इस विषय को लेकर आप जो जिस विषय को फोकस कर रहे हैं, उस विषय पर हम स्पेशल और सेशन रखने की कोशिश करेंगे, और उसमें आप विशेष वक्ता के रूप में हम आपको आमंत्रित करेंगे। मैं आज की इस परिचर्चा को संक्षिप्त में 1 मिनट या आधे मिनट में समाप्त करने के लिए रेखा जी से और साहू जी से और कामनी जी से चाहूंगा कि 1-1.5 मिनट में आप लोग अपनी आज की इस परिचर्चा को सारांश में और सुंदर में अपनी बात रख करके करें, और हम आज का कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। क्योंकि वैसे तो आज मेघा जी ने हमें ये स्पेशल 15 मिनट का समय आज एक्स्ट्रा दिया है, तो मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर बाबा साहब के लिए विशेष समय निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी भी था, और बात करने की भी जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब से बड़े महान हमारे लिए कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि रेखा जी फिर से और कामनी जी और संतोष साहू जी अपनी बात पूरी करें, फिर आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। जय भीम। रेखा जी। जी, बाबा जी ने अपनी जान और देश की आजादी के बीच चुनना होगा तो मैं देश को चुनूंगा, ऐसा उनका वाक्य था। क्योंकि वो देशवासियों से और संपूर्ण देश से बहुत लगाव रखते थे, क्योंकि वो एक किसी धर्म या जाति के नहीं थे, वो संपूर्ण मानव समाज के हितकारी थे। अगर दलित उत्थान और देश की आजादी के बीच चुनना होगा
तो पहले मैं दलित उत्थान को चुनूंगा, और क्योंकि वो आजादी किस काम का जिसमें लोगों को समानता ना मिले, तो बिना समानता के हर आजादी गुलामी के बराबर है, ऐसा बाबा साहेब का कथन था। उन्होंने आगे कहा कि आत्मसम्मान से यदि जीना चाहते हैं तो सेल्फ हेल्प में विश्वास करो, खुद को ऊपर उठाओ, यही सबसे अच्छी हेल्प है। आपको दिशा की जरूरत हो सकती है, लेकिन अपने आत्मबल को पहचानो और अपने ऊपर भरोसा करो और एक एक कदम कर आगे बढ़ते चलो। आप काम ईमानदारी से करो और आपकी लगन और उद्देश्य की ईमानदारी के सामने दिखती है तो विरोधी भी आपका सम्मान करेगा, क्योंकि जब बाबा साहब पढ़ लिख कर आए और जो समाज उनके विरोधी थे, विरोध करते थे, वो भी उसका सम्मान करने लग गए। उसका खुद का ये देखा हुआ चीज है। तो बाबा साहब ने इसको कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी जीत ये थी कि जब वो भारत के संविधान का निर्धारण कर रहे थे तो उनके मुकाबले उतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। विभिन्न सोच रखने वाले भी उनका सम्मान करते थे। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जीवन भर अमानवीय व्यवहार सहने के बावजूद भी, समाज में कई तबकों के विरोध होने के बावजूद वो अपने मन में किसी तरह की नफरत नहीं पाली, क्योंकि वे जानते थे कि नफरत कमजोर दिमाग का खेल है। और वे अंत तक एक भाईचारा की बात करते रहे और सभी को हम सब भारतीय हैं, एक भाई भाई हैं का संदेश दिए, नारा दिए। और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ। सत्य में विलीन हो गए बाबा साहेब। और इतना कहकर अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ। जय सत्य। बहुत शुक्रिया रेखा जी, बहुत शुक्रिया। हमें कामिनी, अच्छा हमारे साथ मेघराज जी आ गए। मेघराज जी से मैं चाहूंगा कि बाबा साहब की जयंती के अवसर पर अपनी कुछ बात रखने के लिए आए हुए हैं। स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सबसे पहले तो मैं तो आप लोगों को बधाई देता हूँ। आप लोग ये इस मौके पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज 2 खास दिन है हमारे लिए। खालसा पंथ का साझा दिवस है, प्रगट दिहाड़ा बोलते हैं इसको। और बाबा साहब के तो मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ उनके बारे में कि खालसा कौन है और गुरु गोविंद सिंह जी ने किस मकसद के लिए पैदा किया। खालसा ये प्रगट मतलब परमात्मा की खोज करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की। खालसा प्रगट परमात्मा की खोज, परमेश्वर वाहिगुरु की मर्जी से पैदा हुआ। तो जो वाहिगुरु की मर्जी से पैदा होता है वो मरता नहीं कभी। वो शरीर तो मर सकता है लेकिन नाम नहीं मरता हो। तो ये है कि गरीबों को और मजलूमों को जो प्यार से गले लगाए उसको खालसा कहते हैं। जुल्म को खत्म करने के लिए जो कदम उठाए उसको खालसा कहते हैं। तो खालसा प्रगट दिहाड़े की लख लख बधाई सबको। और जो बाबा साहब की बात रखते हैं हम, बाबा साहब की बात तो हम कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, हर साल चढ़ा देते हैं फूल, कहते भी हम भी अम्बेडकरवादी है। लेकिन अम्बेडकरवादी इसलिए वही होता है जो बाबा साहब की बातों पर ध्यान रख करके उनको जीवन में धारण करके उसको प्रचार प्रसार के जरिए फैलाए, या जो मनवाद के खिलाफ जंग लड़ी थी उन्होंने अकेले ने, वो पत्थर की जगह चट्टान की तरह खड़े थे। लेकिन आज क्या है, मनवाद की सिर्फ फूल चढ़ा देते हैं। आज जाकर के पूरे साल भूल जाते हैं, फिर उसी साल याद करते हैं। तो उनकी इसमें 2 लाइन पढ़ना चाहता हूँ कि कलम की ताकत से जिन्होंने भारत के वारिसों को आजादी दिलाई, 4000 साल की गुलामी को जिन्होंने कलम की ताकत से मिटाई, ऐसे महान शख्सियत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सबको बधाई। तो याद रखें, कलम की ताकत के साथ में अकल की ताकत और बल की ताकत और आत्मविश्वास की ताकत भी जरूरी है। थैंक यू सबका, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं लास्ट कमेंट के रूप में कामनी जी और संतोष साहू जी से कहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें। कामनी पुराना जी अपनी आवाज को खोलें। कामनी जी आपकी आवाज को खोलें। पुनः आप सभी को सादर नमन। जय सतनाम सर। मैं रचना के माध्यम से ही कहना चाहूंगी कि आज हमें जो सम्मान मिल रहा है वो बाबा जी के बदौलत ही है। बाबा साहब लिखते न संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते न संविधान, मिलता न सम्मान। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते न संविधान, मिलता न सम्मान। पद और प्रतिष्ठा न होती और न मिलता न हमें पहचान। पद और प्रतिष्ठा न होती और मिलता न पहचान, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते नहीं संविधान। हक और अधिकार न मिलता, हक और अधिकार न मिलता, पूरे होते ना अरमान।
हक और अधिकार न मिलता पूरे होते ना अरमान, बाबा साहब लिखते ना संविधान, बाबा साहब अगर लिखते नहीं संविधान। पढ़ने लिखने का अधिकार न मिलता, पढ़ने लिखने का अधिकार न मिलता, ना करते ना अभिमान, पढ़ने लिखने का अधिकार न मिलता, ना करते हम अभिमान, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते ना संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते नहीं संविधान। जाति पाति भेद में पढ़कर लड़ रहे होते, जाति पाति के भेद में पढ़कर लड़ रहे होते, मिलता ना हमें समानता का वरदान, जाति पाति के भेद में पढ़कर लड़ रहे होते, मिलता ना हमें समानता का वरदान, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते नहीं संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते नहीं संविधान। नारी घुट घुट कर जी रही होती, नारी घुट घुट कर जी रही होती, मिलता ना शिक्षा का वरदान, नारी घुट घुट कर जी रही होती, मिलता ना शिक्षा का वरदान, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते नहीं संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते नहीं संविधान। दलितों शोषितों का उद्धार न होता, दलितों शोषितों का उद्धार न होता, किस्मत न होती हम पर मेहरबान, दलितों शोषितों का उद्धार न होता, किस्मत न होती हम पर मेहरबान, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते नहीं संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते नहीं संविधान। तरक्की और उन्नति न होता, तरक्की और उन्नति न होती, ऐसा ने होता ना नेक इंसान, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते नहीं संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते नहीं संविधान। और मैं 2 लाइन और कहना चाहूंगी सर, कि लोगों को कहना चाहूंगी कि उठ खड़े हो जाओ अपने अधिकार के लिए, उठ खड़े हो जाओ अपने अधिकार के लिए तो बात बने, उठ खड़े हो जाओ अपने अधिकार के लिए तो कोई बात बने, छीन लाओ अपने हिस्से कीने वाले तो कोई बात बने, उठ खड़े हो जाओ अपने अधिकार के लिए तो कोई बात बने, छीन लाओ अपने हिस्से कीने वाले तो कोई बात बने। एक होकर खड़े हो जाओ अपने आरक्षण को बचाने, एक होकर खड़े हो जाओ अपने आरक्षण को बचाने तो कोई बात बने। घर पर बैठे रहने और हाथ पे हाथ रखे रहने से नहीं कुछ नहीं होगा, घर पर बैठे रहने हाथ में हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होगा, निकल पड़ो बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर तो कोई बात बने। घर पर बैठे रहने हाथ में हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होगा, निकल पड़ो बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर तो कोई बात बने। डर डर के जीना ये जीना कैसा, डर डर के जीना ये जीना कैसा, जिंदगी जियो तो ऐसा, डर डर के जीना ये जीना कैसा, जिंदगी जियो तो ऐसा, जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जिया जैसा, डर डर के जीना ये जीना कैसा, जिंदगी जियो तो ऐसा, जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जिया जैसा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादर नमन, जय सर। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी। मैं लास्ट कमेंट में संक्षिप्त रूप से अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर खरे जी से आग्रह करता हूँ कि लास्ट में अपनी बात रखें। खरे जी। जय भीम। आप सभी को पुनः मैं कहना चाहूंगा कि हमें जो है शिक्षा और एकता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है अभी भी हमारे समाज को। इसलिए शिक्षा ही, जैसे कि अभी मैडम ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हमको दहाड़ के चलने की आवश्यकता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमको अपनी योग्यता, तकनीकी योग्यता, व्यावसायिक योग्यता में आगे बढ़ना है। आप सभी को धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा में भाग लिए रेखा कौशिक जी का स्पेशल धन्यवाद, कामिनी पुराना जी का, और वरिष्ठ वैज्ञानिक चंद्रशेखर खरे जी का, और संतोष साहू जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि लास्ट में संतोष साहू जी का नेटवर्क हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है। और आज के इस कार्यक्रम के खास कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, जो अमेरिका से हमें अपनी समय निर्धारित करवाते हैं हमारे ऐसे महत्वपूर्ण डिबेट के लिए। और आज का ये खास दिन हम सब लोगों के लिए यादगार रहेगा। और आज की इस गूगल मीट पर आप लोगों ने जो भी विचार हमारे दर्शकों के लिए दी है, ये गूगल मीट है और ये यूट्यूब में आप देख सकते हैं, और अभी फेसबुक लाइव में भी लोग देख सुन रहे होंगे। तो आज की इस परिचर्चा में भाग लिए दर्शकों से गुजारिश करूंगा, दर्शकों से और हमारे बुद्धिजीवी साथियों से, कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं और हमें सुझाव भी देते रहे। आने वाले समय में ज्वलंत मुद्दों को लेकर, महान पुरुषों के विचारों को लेकर फिर से वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी मेहमानों का फिर से धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। जय